लखनऊ के एक कोचिंग में आग लगी और 15 बच्चे जलकर मर गए। ये मर इसलिए गए क्योंकि इनका मरना तय था। हो सकता है कि आप में से तमाम लोग इस बात को लेकर के सवाल खड़े करें कि अगर सरकार चाहती तो ये बच्चे बच सकते थे, अगर प्रशासन चाहता तो ये बच्चे बच सकते थे, अगर हीला हवाली नहीं की गई होती, अगर नियमों को दरकिनार नहीं किया गया होता, अगर फायर ब्रिगेड तय वक्त पर पहुंच गई होती, अगर एनडीआरएफ की टीम के पास हथौड़े की जगह ड्रिलिंग मशीन होती तो शायद कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। अखबारों में, मीडिया में ये खबरें खूब तैर रही हैं और तैरनी भी चाहिए, लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या उन बच्चों को बचाया जा सकता था, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ये बच्चे आग में झुलसने से बच जाते तो दम घुटने से मर जाते। अगर ये कोचिंग में पढ़कर सही सलामत बाहर निकल आते और परीक्षा देने जाते तो उनका पेपर लीक हो जाता और उनमें से कुछ बच्चे आत्महत्या करके मर जाते। अगर यहां तक भी सब कुछ ठीक होता तो सड़क पर चल रहे डग्गा मार की चपेट में आते और तब मर जाते। इन बच्चों का मरना हमेशा से तय है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या बुजुर्ग हों, सब के सब उस भीड़ का हिस्सा है जिसकी जिम्मेदारी न तो कोई शासन लेता है और न तो कोई प्रशासन लेता है, और पूरा का पूरा देश एक भीड़ तंत्र में तब्दील है जिसमें सबकी जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ एक वोट है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं 6 टीवी भारत। आज बात लखनऊ में हुए उस अग्निकांड की जिसमें 15 बच्चे जलकर मर गए और लोग चाहते, सरकार चाहती, तय वक्त पर नींद से जाग जाती तो शायद उनमें से कुछ बच्चों को बचाया जा सकता था। लेकिन ये भी तय है कि आज के बाद भी जो आग लगेगी उनमें भी ये बच्चे मरते ही रहेंगे। लखनऊ में आग लगती है और उस आग लगने की सबसे पहली जानकारी जो मिलती है वो उन बच्चों के घर वालों को मिलती है जो वहां पर पढ़ने गए थे। उन बच्चों के परिजन, उन बच्चों के घर वाले पुलिस को फोन करते हैं, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले वहां पर मीडिया के साथी पहुंचते हैं, वहां पर प्रेस फोटोग्राफर पहुंचते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट पहुंचते हैं और उसके कुछ देर के बाद पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। और जब फायर ब्रिगेड को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अकेले फायर ब्रिगेड के बस की बात नहीं है तो एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है। और एनडीआरएफ की टीम को करना क्या है यह तय करने में कुछ घंटे गुजर जाते हैं। सबको पता है कि बच्चे बाथरूम में बंद हैं। बच्चों ने अपने पिता को, परिजनों को फोन करके कहा है कि हम बाथरूम में बंद हैं, हमें बचा लीजिए। उन बच्चों के घर वाले लोगों से कह रहे हैं, पुलिस से कह रहे हैं, एनडीआरएफ से कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बाथरूम में बंद हैं, उनको बचाइए। लेकिन एनडीआरएफ को इंतजार होता है उस सरकारी आदेश का कि आदेश मिले तो बिल्डिंग तोड़ी जाए और तब बच्चों को बाहर निकाला जाए। और तोड़ने के लिए उनके पास क्या है? पाषाण युग के वो हथौड़े। आज हम 21वीं सदी में एआई के युग में जी रहे हैं, सारी चीजें एआई कंट्रोल हो रही हैं और आपको दीवार तोड़ने के लिए एक अदर ड्रिलिंग मशीन नहीं मिलती है। अगर वो दीवार वक्त से पहले टूट गई होती तो क्या कुछ बच्चों को नहीं बचाया जा सकता था? और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर जहां आग लगी है वहां पर जरूरत किसकी है? क्या जरूरत सरकारी अमले की है या जरूरत उन लोगों की है जो वहां पर राहत और बचाव कार्य कर सके? बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सब के सब उस वक्त में पहुंचे वहां पर जहां पर आग लगी थी और जिस वक्त में आग बुझाई जा रही थी। प्रोटोकॉल क्या कहता है? सरकारी प्रोटोकॉल तो यही कहेगा कि अगर बड़े अधिकारी आए हैं, बड़े मंत्री आए हैं, बड़े उप मुख्यमंत्री आए हैं तो उनकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। और पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला क्या करता है? उनकी सुरक्षा में जुट जाता है। क्या वो 10, 20, 50 सुरक्षा कर्मी अगर वो वहां नहीं पहुंचे होते, मंत्री और अधिकारी, तो आग बुझाने में मदद नहीं कर पाते? और ये एक बार की बात नहीं है, ये हर बार की बात है। जब भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड तो पहुंचती ही पहुंचती है, वहां पर एनडीआरएफ तो पहुंचती ही पहुंचती है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री भी पहुंच जाते हैं जो सिर्फ दिस दैट कर पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। क्या कर पाए होंगे ब्रजेश पाठक?
रोने के अलावा। उनके हाथ में सच में कुछ नहीं है, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचेंगे तो परिजनों को ढांढस बंधाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और परिजनों को उस समय ढांढस नहीं चाहिए होता है, परिजनों को उस समय तत्काल सुरक्षा चाहिए होती है, तत्काल राहत चाहिए होती है। और तत्काल राहत मेडिकल टीम करेगी, तत्काल राहत एम्बुलेंस की टीम करेगी, तत्काल राहत एनडीआरएफ की टीम करेगी। तो मेरी अपील सिर्फ इतनी सी है कि अगर इतना बड़ा कोई हादसा होता है तो पहले, सबसे पहले राहत और बचाव होना चाहिए। जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको कंट्रोल रूम बनाकर उस जगह से दूर रहना चाहिए, ताकि वहां पर किसी तरह की बद इंतजामी न हो पाए और बड़े अधिकारियों की सुरक्षा की आड़ में ये पूरा का पूरा मामला कंप्रोमाइज ना हो। और रही बात एसआईटी की, तो ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है कि कोई भी कांड होता है, कोई भी हादसा होता है तो एक जांच सदस्य टीम बनाई जाती है, 3 लोग 4 लोग मिलकर के जांच करते हैं और जांच का नतीजा क्या होता है ये कभी किसी को पता ही नहीं चलता। चलिए मान लेते हैं कि इसकी जांच होगी, पता क्या चलेगा? पता यही चलेगा कि 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश थे, 2 महीने बाद वो आदेश वापस ले लिया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव दोषी हैं। ठीक, अब 2017 से 2026 9 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारी भी होंगे। उन लोगों ने क्या किया? वो भी राजधानी लखनऊ में, बीच शहर में कुछ नहीं। तो एसआईटी रिपोर्ट क्या देगी? 2016 वाली रिपोर्ट, और 2016 वाली ही रिपोर्ट हमें आज भी मान लेनी चाहिए, 9 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। अगर आप मान लेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए कुछ दिनों और पीछे चलते हैं। विकासनगर में भी आग लगी थी ना, झुग्गी में, वहां भी तो लोगों की मौत हुई थी, वहां भी तो एसआईटी बनी होगी, वहां भी तो लोग गिरफ्तार हुए होंगे। क्या वो लोग अब भी जेल में हैं? जरा पता करिएगा। और यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। कोई भी हादसा होता है इस तरह की, कोई भी आगजनी होती है, कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कोई भी बस एक्सीडेंट होता है, कोई भी सरकारी लापरवाही या व्यक्तिगत लापरवाही की वजह से किसी बड़े आदमी से कोई अपराध होता है, तो क्या वो जेल में रहता है? 4 लोगों की गिरफ्तारी और 4 अधिकारियों के सस्पेंशन के बाद आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सरकार का नपा तुला जवाब होगा कि काम चल रहा है, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, एक्शन हो रहा है, और आप चुप्पी मारकर बैठ जाएंगे। और इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम भी 4 दिन बाद ये नहीं पूछते कि जो 4 अधिकारी इस लापरवाही की वजह से इस अग्निकांड में सस्पेंड हुए हैं, 4 दिन के बाद उनकी बहाली क्यों हो गई। हम कभी नहीं पूछते। ये हमारी गलती है, और ये आपकी भी गलती है कि आप भी सवाल नहीं पूछते कि जिन अधिकारियों की वजह से, जिन्होंने एनओसी दी थी, जिन्होंने फायर सेफ्टी चेक की थी, उनको सस्पेंड किया गया, तो अब वो हैं कहाँ? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी हुई है, 10 दिन का इंतजार करिएगा, 11वें दिन वो आदमी बाहर होगा। ये लिख करके ले लीजिए। विकासनगर की आग में भी यही होगा, तमाम देश की आगों में यही हुआ होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और अपनी वीडियो की शुरुआत में मैंने यही कहा था कि इन बच्चों का मरना इनकी नियति है, और ये नियति हमने आपने तय की है, क्योंकि हमारी आपकी सरकारें इस नियति को भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और ऐन वक्त पर आपको ऐसा लॉलीपॉप एक्शन का थमाया जाता है कि आप भी उस मुगालते में आ जाते हैं और सारी की सारी बात रफा दफा हो जाती है। आग ही की बात क्यों है? नीट का पेपर लीक हुआ था, याद तो होगा ना, अभी परसों ही तो नीट का दोबारा से एग्जाम हुआ। उसमें कितने बच्चों ने आत्महत्या की? उनको नहीं रोका जा सकता था क्या? और क्या नीट का पेपर एकदम साफ सुथरा हो गया? हर जिले के अखबार उठा लिए जहां जहां सेंटर था, कहीं सॉल्वर बन के पहुंचे हैं, कहीं मोबाइल लेकर के पहुंचे हैं, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। नीट एंड क्लीन नीट इस बार भी अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। शिकायतें लगातार आ रही हैं। फिर क्या होगा? फिर एक जांच होगी। एसआईटी बड़ा भारी शब्द है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ लोग होंगे, जांच करेंगे, बयान दर्ज करवाएंगे, और वो सारे के सारे बयान फाइलों में दफन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम ऐसे ही चलता है। आप माथा पीटते रहिए, आप संवेदना जताते रहिए, आप 15 बच्चों की मौत पर सवाल उठाते रहिए, उसका जवाब देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। न पहले मिलता था, न अब मिलता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में भी आपके सवालों का जवाब कोई देने वाला नहीं है। शुक्रिया, आप देख रहे थे 6 टीवी भारत।